Welcome back, dear students. Today we will discuss the next topic in the chapter molecular basis of inheritance, that is DNA fingerprinting. जो DNA fingerprinting है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट हुई, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैरी आउट की जाती है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड होती है और क्या एप्लीकेशंस है, ये सारे पार्ट हमें डिस्कस करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, विच इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो बाय ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, बाय ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पाया गया, बाय ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग इट वाज फाउंड और इट इज फाउंड दैट 99.9% बेस सीक्वेंस 99.9% बेस सीक्वेंस इज सिमिलर in all human beings. जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से ये बात क्लियर होगी कि 99.9% जो बेस सीक्वेंस है सभी इंडिविजुअल्स के अंदर सेम होता है। तो दो इंडिविजुअल कितने परसेंट बेस सीक्वेंस में एक दूसरे से डिफर करते हैं? सो दैट इज 0.1%। 0.1% बेस सीक्वेंस में दो ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो टू ह्यूमन बीइंग्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन 0.1% बेस सीक्वेंस। 0.1% बेस सीक्वेंस का डिफरेंस होता है किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें यह भी पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ बेसिस है हमारे एक जीनोम के अंदर वो रफली 3 × 10⁹ होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन ह्यूमन जीनोम, एक ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल नंबर जो बेस पेयर होते हैं वो रफली अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ होते हैं। एग्जैक्टली 3.3 कंसीडर किया जाता है, लेकिन रफली हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर टोटल हमारे एक जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो भी दो इंडिविजुअल है उनका 99.9% मैच करता है, 0.1% में डिफर करता है। तो मींस कितने बेस पेयर्स हैं जिसमें दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ बेस पेयर्स in which two individuals differ, कितने बेस पेयर है जिसमें दो इंडिविजुअल डिफर करते हैं। यहां पे हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को हटाने के बाद जो भी इंडिविजुअल्स बचते हैं, चाहे वो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन के या कोई भी दो इंडिविजुअल है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है जिसमें वो एक दूसरे से डिफर करते हैं वो कितने होते हैं। तो उसके लिए इतना परसेंट है जिसमें वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल बेस पेयर है हमारे पास 3 × 10⁹। इसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो डेसिमल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दैट बिकम्स 1000 हियर 3 × 10⁹। 3 0 यहां से डिडक्ट हो जाते हैं, ये हमारे पास बचता है 3 × 10⁶ बेस पेयर्स, यानी कि 30 लाख 3 मिलियन बेस पेयर में दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो दैट इज 3 × 10⁶। ये बेस पेयर है, मीन्स 3 मिलियन
3 मिलियन बेस पेयर में दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब ये 3 मिलियन बेस पेयर का जो सीक्वेंस है, 3 मिलियन जो बेसिस है उनका जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो दो इंडिविजुअल की यूनिक फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दिस 3 into 10 power 6 base pair sequence make each individual unique in their phenotype, जो फिनोटाइप है उसमें डिफरेंस इन्हीं 3 into 10 पावर बेस पेयर सीक्वेंस की वजह से होते हैं कि इन्हीं 3 मिलियन बेस पेयर्स या बेसिस के सीक्वेंस की वजह से दो इंडिविजुअल की यूनिक फिनोटाइप देखने को मिलती है। अब अगर दो इंडिविजुअल इतने बेस पेयर में डिफर करते हैं तो अगर हमें किन्हीं दो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब हमें उसको पूरा अगर सीक्वेंस करना पड़े तो ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा। सो हियर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो प्रोजेक्ट है उससे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया, उससे पता चला कि 99.9% बेस सीक्वेंस ह्यूमन बींग्स के अंदर सिमिलर होते हैं। दो ह्यूमन बींग एक दूसरे से डिफर करते हैं सिर्फ 0.1% बेस सीक्वेंस में। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो एक ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है 3 into 10 power 9। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन विच टू इंडिविजुअल्स डिफर, दो इंडिविजुअल कितने बेस पेयर्स के सीक्वेंस में डिफर कर सकते हैं, तो वो होता है 3 मिलियन। ये 3 मिलियन बेस पेयर का सीक्वेंस है, ये डिफरेंस है जो हर इंडिविजुअल को यूनिक फिनोटाइप प्रोवाइड करता है। अब अगर हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को का जो सीक्वेंस है या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दूसरे से डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए अगर हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने की बात सोचे तो ये हमारे लिए काफी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क बन जाएगा। डॉन्टिंग इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा इसके अंदर जनरेट होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक्सपेंसिव क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था उसमें अबाउट $9 बिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ था, इतना ज्यादा खर्च हुआ था। तो हर बार किसी भी इंडिविजुअल के लिए सीक्वेंसिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। So, that is sequencing the DNA to find out differences between two individuals is a challenging, or you can say is a daunting and expensive task। हर बार किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती है। सीक्वेंसिंग का सोचना भी डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव टास्क होगा। सो सीक्वेंसिंग द डीएनए टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इज अ डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। काफी डरा देने वाला, काफी महंगा ये टास्क होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो हर बार सीक्वेंसिंग तो नहीं कर सकते। तो अब जब सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते तो फिर ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम दो इंडिविजुअल के बीच में जो बेस पेयर या जो बेस का सीक्वेंस है वो डिफर करता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे दो इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं उनके बेस सीक्वेंस के बेस पे। तो यहां पे जो अल्टरनेट मेथड हमारे सामने निकल के आता है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस नहीं किया जाता है।
इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दैट इज अ क्विक वे टू compare the DNA sequence of any two individuals. किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस को क्विकली कंपेयर करना, उसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं। तो कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते हैं नहीं करते। अगर हमारे पास दो सीक्वेंस या दो हमारे पास डीएनए सोर्स हैं और वो डीएनए सोर्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि क्या वो मैच करते हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हैं। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो हमें बता देती है, उससे हमें पता चल जाता है कि दोनों सीक्वेंस एक ही इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं या इनके सीक्वेंस में डिफरेंस है, तो ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं। सो दैट इज अ क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिपेंड करती है? क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंसिंग तो हम नहीं करते हैं, तो फिर कैसे पता चलता है कि दो इंडिविजुअल एक दूसरे से किन बेस पेयर्स में या किस बेस सीक्वेंस में डिफर करते हैं? तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस in repetitive DNA. रिपीटेटिव डीएनए के बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस इन रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए उसमें कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बेस पे दो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट किया जाता है। अब जो रिपीटेटिव डीएनए वो क्या होता है और क्यों इसको यूटिलाइज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के जेनेटिक या डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए? तो रिपीटेटिव डीएनए अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आवर जीनोम कंसिस्ट ऑफ बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो डीएनए उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब जो नॉन कोडिंग पार्ट है, उस नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। नॉन कोडिंग पार्ट कोई भी प्रोटीन कोड नहीं करता, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्क नहीं करता, इसलिए उसको नॉन कोडिंग पार्ट बोला जाता है। अब ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इसी का यूटिलाइजेशन यहाँ पे होता है। नॉन कोडिंग पार्ट consists of repetitive DNA. जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसके अंदर रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। मींस ऐसा नहीं है कि नॉन कोडिंग पार्ट पूरा ही रिपीटेटिव डीएनए होता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट रिपीटेटिव डीएनए से बना होता है। अब रिपीटेटिव डीएनए खुद क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए a region in a DNA molecule, where a small stretch of DNA repeats many times। डीएनए मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जहां पे एक छोटा सा पार्ट बार बार रिपीट होता है, उस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है रिपीटेटिव डीएनए। जैसे
मान लेते हैं हमारे पास ये पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में यहाँ पे दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है। दो क्रोमेटिड में ये जो क्रोमेटिड पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है और ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इस क्रोमोसोम में से एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो निकाल लिया गया है। अब जो एक डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर नॉन कोडिंग पार्ट प्रेजेंट होता है कोडिंग के साथ में। ये रेड पार्ट से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ नॉन कोडिंग पार्ट। ये नॉन कोडिंग पार्ट है। इस नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर नॉन रिपीटेटिव एंड रिपीटेटिव मींस कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें बार बार वही सीक्वेंस रिपीट होता है। अगर इस रिपीटेटिव डीएनए को निकाला जाए, ये हमारे पास रिपीटेटिव डीएनए है, तो इस रिपीटेटिव डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस हो सकते हैं जहां पे एक ही स्ट्रेच, एक छोटा सा पार्ट बार बार रिपीट होता है। अगर एक छोटा सा स्ट्रेच बार बार रिपीट होता है तो इस नॉन कोडिंग डीएनए के इस छोटे से पार्ट को बोला जाता है रिपीटेटिव डीएनए। क्लियर? मींस जो डीएनए है उसका नॉन कोडिंग पार्ट है, उस नॉन कोडिंग पार्ट में कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पे एक छोटा सा डीएनए पार्ट बार बार रिपीट होता है। तो जो रीजन है डीएनए का जहां पे इस तरह का रिपीटेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। अब जो रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट कहां पे होता है और फर्दर इसका क्या एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। Repetitive DNA. Repetitive DNA present in the functional centromere and heterochromatin पार्ट। क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर पार्ट कौन सा होता है जहां पे क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं। ये क्रोमेटिड है, ये दूसरे वाला क्रोमेटिड है, यहाँ पे अटैच है, तो ये वाला जो अटैचिंग पॉइंट है ये होता है सेंट्रोमियर। और हेट्रोक्रोमेटिन जो पार्ट है, क्रोमेटिन वाले पार्ट में हमने स्टडी किया था कि वहां पे क्रोमेटिन को दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है एक टाइटली पैक्ड पार्ट होता है और ये नॉन ट्रांसक्रिप्शनली पार्ट होता है, मींस कोई ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट है वहां पे और सेंट्रोमियर पार्ट के अंदर रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जो रिपीटेटिव डीएनए है ये दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? दो तरह का रिपीटेटिव डीएनए होता है। फर्स्ट interspersed repetitive DNA and second one is satellite or you can say simple tandem repeats, STR। ये हमारे पास दो तरह के रिपीटेटिव डीएनए होते हैं। अब रिपीटेटिव डीएनए में किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हमारे पास क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में
हर क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये अटैच है इसलिए हम इसको 1 क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें से जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको बाहर रिलीज कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। इसमें डीएनए में जब आइसोलेशन करते हैं तो हम ये मान के चल लेते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको हमने आइसोलेट कर लिया है, ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है। डबल स्टैंडर्ड पार्ट हमने इसका आइसोलेट कर लिया है। अब इस डबल स्टैंडर्ड पार्ट में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लैक वाला पार्ट है नॉन कोडिंग पार्ट है, ये नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग। ये सेंट्रोमियर में हो सकता है या हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अब जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं, यानी कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसको अनलार्ज कर दिया है तो ये हमारे पास नॉन कोडिंग पार्ट आ गया है। इस नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर दो तरह के पार्ट हो सकते हैं, दो तरह के रीजन हो सकते हैं। एक वो रीजन जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता सीक्वेंस का, और एक वो पार्ट होता है जहां पे बार बार एक छोटा सा पार्ट रिपीट करता है। जैसे यहां पे ये पार्ट हम मान लेते हैं जिसमें बार बार रिपीटिशन होता है, और कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता। अब जिस पार्ट का रिपीटिशन होता है यानी कि बार बार रिपीटिशन होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल टेंडम रिपीट्स। लेकिन जो रिपीट नहीं होता है एक ही जगह पे बार बार, वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरस्पर्स्ड डीएनए। इंटरस्पर्स्ड डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। एसटीआर की और इंटरस्पर्स्ड डीएनए की दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एसटीआर की बात करते हैं पहले। एसटीआर में ये वाला जो सीक्वेंस है हमारे पास, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं इसमें क्या चीज प्रेजेंट है। मैं एक छोटा सा पार्ट इसका बना देता हूं, जो सेगमेंट इसमें बार बार रिपीट होता है। मान लेते हैं जैसे GAATTC, नेक्स्ट GAATTC, GAATTC। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि ये खुद एक ऐसी साइट है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, लेकिन ये आसानी से लर्न रह सकता है। तो आप इसी तरह का कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं। ये जो पार्ट है इसमें सिंपल टेंडम रिपीट, ये सिंपल सीक्वेंस है जो बार बार एक के पीछे एक रिपीट करता है। टेंडम का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक बिना किसी गैप के रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल